हाय, वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन। तो जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 2020 में CSIR का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की जाए जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आप टारगेटेड स्टडी कर सकें CSIR 2020 के लिए। तो ये जो सीरीज़ है ये उसी को मद्देनज़र रख के बनाया जा रहा है और इसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जो हाई मैक्सिमम मार्क्स कंटेनिंग यूनिट्स और टॉपिक्स हैं, उनको ही कवर करेंगे और इसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के टॉपिक से पूछे जाते हैं, हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आई एम श्योर ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और ये सीरीज़ में बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप CSIR का एग्ज़ाम देने वाले हैं नवंबर 2020 में। तो मैं आपको बता दूं कि सीरीज़ जो सबसे पहली वीडियो है वो बायोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है और बायोकेमिस्ट्री में मैं आज प्रोटीन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि हम कोई भी चीज़ों को डिटेल में जिसकी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो CSIR में पूछी जाती है, राइट। तो आज की वीडियो में हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे और हम आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन और उसकी सिग्निफिकेंस की, फिर हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्डिंग की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है और कितने टाइप्स का होता है, लाइक अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ठीक है, और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और 3 टाइप के और अल्फा हेलिक्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स, 3/10 हेलिक्स और पाई हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की और कौन कौन से बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वाaternary स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड तक। आई एम श्योर कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या है कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटीन के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि जैसे कि प्रोटीन क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जब जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन को समझने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि एक होता है पेप्टाइड, ठीक है, एक होता है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, और फिर होता है आपका प्रोटीन, ठीक। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो पेप्टाइड होता है वो पॉलीमर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है, ठीक है। लाइक आप बोल सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो आपका हो गया डाईपेप्टाइड, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, इसमें आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड मतलब 10 to 20 अमीनो एसिड से मिलकर अगर बन रहा है तो वो आप उसको पेप्टाइड बोल सकते हो, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड आपका क्या होता है कि जब आपका अमीनो एसिड्स का अमाउंट, अमीनो एसिड्स का नंबर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अराउंड आपका हो जाए 40-50 अमीनो एसिड्स हो जाए तो वो आपका हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका कि उसमें अमीनो एसिड्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो लाइक 100 अमीनो एसिड से मिलकर बन रहा है, 200 अमीनो एसिड से, 300 अमीनो एसिड से, 400 अमीनो एसिड से मिलकर बन रहा है, कभी कभी 1000 अमीनो एसिड से मिलकर भी बनता है, तो वो कहलाता है प्रोटीन। तो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि पेप्टाइड में काफ़ी कम अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, लाइक 5, 10, 20। पॉलीपेप्टाइड में उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 40-50, और प्रोटीन में 100,000 तक भी अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो आपको पता है कि प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है? जब बहुत सारे अमीनो एसिड रेसिड्यूज आपस में लिंक करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जैसे कि मान लो एक अमीनो एसिड ये है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5, 6, 7, ऐसे करके आपके बहुत सारे अमीनो एसिड है जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपका जो एक अमीनो एसिड होता है उसमें होता है अल्फा कार्बन, ठीक है, एक R ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक होता है आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड ये हो गया और दूसरा अमीनो एसिड जो आपका होता है वो होता है जैसे उसका भी NH3 पॉजिटिव ग्रुप, C अल्फ़ा ग्रुप, COO नेगेटिव, R ग्रुप और H ग्रुप, ठीक है। तो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बनती है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरीके से फॉर्म होता है आपका अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ कि ये जो आपका C है इस तरीके से, ठीक है, और इसका जो हाइड्रोजन था वो ऐसे, तो यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है, ये आपकी बन जाएगी
पेप्टाइड बॉन्डिंग। ठीक, अगर आपको पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझना है, पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है पेप्टाइड बॉन्डिंग के ऊपर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें मैंने पेप्टाइड बॉन्ड के 10 इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं जो कि CSIR में बहुत पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पे हम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन होता है या पॉलीपेप्टाइड होता है, वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उन सब चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जो पहला अमीनो एसिड होता है, ठीक है, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो अमीनो ग्रुप से होती है। मतलब किसी भी पेप्टाइड की या प्रोटीन की जो स्टार्टिंग साइट होती है वो होती है अमीनो ग्रुप। ठीक है, कौन सा होता है ग्रुप? अमीनो ग्रुप। और एंड ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कि कोई भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड एन टर्मिनस से शुरू होता है, एन टर्मिनस से शुरू होता है और ख़त्म होता है सी टर्मिनस पे। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद अब हम ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत CSIR में पूछा जाता है कि अगर आपके पास अगर 100 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 100 रेसिड्यूज़ हैं अमीनो एसिड के, ठीक है, 100 रेसिड्यूज़ हैं अमीनो एसिड के, ठीक है, और आप उस 100 रेसिड्यूज से कितने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं? ठीक है, 100 रेसिड्यूज़ हैं, ठीक है, ऑफ अमीनो एसिड, तो आप इन 100 रेसिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड से कितने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं? ठीक है, और आपको पता है कि जो अमीनो एसिड है वो कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 100 रेसिड्यूज़ का एक प्रोटीन बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100, मतलब आपको 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू का एक प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो आप कितने टाइप के प्रोटीन बना सकते हैं इससे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा कि 100 की पावर 20, 20 की पावर 100, 20 into 100 या 100 आयोटा 20 आयोटा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, सिंपल लॉजिकल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास कितने पोजीशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर करके आपके पास 100 पोजीशंस हैं, है ना, 1 से लेकर 100 तक। मतलब आपको एक ऐसा प्रोटीन बनाना है जिसमें आपके 100 रेसिड्यूज़ हों। ठीक है, लेकिन आपके पास कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं? 20 टाइप के, है ना, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पहला स्पेस है, पहले स्पेस पे आपके कितने टाइप के अमीनो एसिड्स आ सकते हैं? 20 टाइप के आ सकते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स आ सकते हैं, मतलब 20 में से कोई सा भी अमीनो एसिड आ सकता है ना, जैसे कि एलिनिन है, प्रोलिन है, ग्लाइसिन है, मिथ्योनिन है, ट्रिप्टोफिन है, तो यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे भी 20 में से कोई सा भी अमीनो एसिड आ सकता है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे भी 20 में से कोई सा भी अमीनो एसिड आ सकता है, फोर्थ पोजीशन पे भी 20 में से कोई ना कोई अमीनो एसिड आ सकता है। तो ऐसे करते 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 सारे के सारे पोजीशंस पे ही 20 में से कोई भी अमीनो एसिड आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अब आप देखिए कि अब इनको काउंट करिए कि आपके 20 कितने बार आ रहे हैं। अगर ये फर्स्ट पोजीशन है और ये 100 पोजीशन है, ठीक है, तो आपके 20 कितने बार आ रहे हैं? 100 टाइम्स आ रहे हैं, है ना। तो 20 की पावर हो गई आपकी 100, तो ये हो गया आपका आंसर, 20 की पावर 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड से पूछे जा सकते हैं, जो जिसमें सिर्फ सीक्वेंस की बात होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से निकाल के। ठीक है, आप चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात हो गई। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होते हैं। एक बेसिक आइडिया दे दूं ताकि जब हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़े तो हमें जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से होता है प्रोटीन का, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे मान लो ये सारे जो मैं बना रहा हूँ वो सब क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं। और आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग होती है एन टर्मिनल से और एंड होती है सी टर्मिनल पे। ठीक है, और ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, मतलब 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, ये सब क्या है? अमीनो एसिड्स रेसिड्यू। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि हर एक 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब बातें आपको रखनी है ध्यान में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कैसे बनता है, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि
ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें आपको पता है कि अमीनो एसिड कैसा होता है। अमीनो एसिड के पास एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन एटम, और क्या होता है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, और एक होता है आर ग्रुप, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो ना, अब कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो जब एक सिर्फ सीक्वेंस की फॉर्म में हो, स्ट्रेट सीक्वेंस चेन की फॉर्म में हो, ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड्स, तो वो होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि क्या होता है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जैसे इसके पास अब आप देख लो यहाँ पे कि एक होगा, ये मान लो सी अल्फ़ा है, तो इसका आप मान लो एक होगा एन अमीनो ग्रुप, ठीक है। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, इसका होगा आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है, मतलब अमीनो ग्रुप, इधर होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और एक होगा आपका H और एक होगा आपका R। तो ऐसा ही सारे अमीनो एसिड्स में होगा, समझ में आ रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है हम वो समझने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही इस टाइप का ही इस टाइप के सारे फंक्शनल ग्रुप सारे अमीनो एसिड में होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जो एक अमीनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप से बनती है ना, जिस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसकी बेसिस पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप का बन जाता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा शीट। कैसे, तो अब क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये बनता है आपका कुछ ऐसा। तो अगर आप इसको खोल के देखो तो थोड़ा सा ये एक्चुअल में क्या है, आपका सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है जो कि आपस में ही फोल्ड हो गया है, ठीक है। वो फोल्ड क्यों हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ऐसे, मतलब एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से बनती है कि क्या होता है कि ये हेलिक्स की फॉर्म में रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक तो ये अल्फ़ा हेलिक्स हो गया आपका, अल्फ़ा हेलिक्स ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक टाइप। दूसरा जो बनता है आपका वो बनता है आपका बीटा शीट, ठीक है। तो बीटा शीट आपका किस टाइप का बनता है, वो आपका बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है आपका बीटा शीट ऐसा, और इनके बीच में आपस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी मैं इसको सही से बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब क्या होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अब टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम चल रहे हैं अब टर्सरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इनके बीच में ये जो जो प्राइमरी अमीनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप का जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। उसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अब टर्सरी स्ट्रक्चर किससे बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है ना, अल्फ़ा हेलिक्स जो है इनके पास आपको पता है कि आर ग्रुप भी होता है ना, आर ग्रुप भी होता है निकला हुआ साइड में। तो क्या होता है कि जब ये हेलिक्स का फॉर्म ले लेते हैं तो इसके आर ग्रुप क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। और जब एक्सपोज हो जाते हैं ना तो इसके आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, मतलब ये वाला आर ग्रुप इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाला आर ग्रुप इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब एक दूसरे के साथ ये आर ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं तो ये फोल्ड होने लग जाते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्म लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हेलिक्स मान लो कि आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे कि ऐसा अगर मैं ले लूँ ऐसा, ठीक है। तो इस आप देखिए ये अल्फ़ा हेलिक्स तो है, लेकिन इसने क्या किया है, ये आपस में ही फोल्ड हो गया है, मतलब खुद में ये फोल्ड हो गया है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ आर ग्रुप्स, ठीक है। आर ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और उसी इंटरेक्शन की वजह से ये फोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे कि जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है
वो सिर्फ आर ग्रुप, अभी तो पता है हमें कि आर ग्रुप जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की बॉन्डिंग्स बनती है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक। तीसरा हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका वांडर वाल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स की बॉन्डिंग बनती है टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक। तो अब कैसे बनती है बॉन्डिंग, ठीक है, वो समझेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ या तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखिए, जैसे कि मान लो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है, ऐसा बन गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको पता है कि इसमें अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। तो सिस्टीन, प्रोलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, उनके पास अलग अलग टाइप के आर ग्रुप्स होते हैं। किसी के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, किसी के पास सल्फर ग्रुप होता है ना। तो क्या होता है कि इसमें कुछ सिस्टीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो जब जहाँ पे सिस्टीन आता है ना, जैसे मान लो यहाँ सिस्टीन है और यहाँ पे भी सिस्टीन है, तो जब दो सिस्टीन एक दूसरे के आसपास होते हैं तो उनके बीच में बनती है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरी बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही है कि यहाँ पे मान लो आपका, यहाँ पे आपका है सी अल्फ़ा और इसका है सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे आपका दूसरा सी अल्फ़ा है, उसका है आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके बीच में आपका क्या होगा, इसके बीच में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बीच में आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद तीसरी है हमारी, उसके बाद चलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो इसमें जैसे आयनिक बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे इसमें बहुत सारे अमीनो ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे कोई NH3 पॉजिटिव है और यहाँ पे है OH नेगेटिव, तो इनके बीच में जो हो रही है वो हो जाएगा आपका आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया। अब चलते हैं कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कैसा होता है। तो मान लो यहाँ पे कोई एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, जैसे कि ले लो आप ग्लाइसिन ले लो, एलेनिन ले लो, ठीक है। एलेनिन का होता है CH3, तो CH3 एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है ना ये, तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। वैसे ही मान लो यहाँ पे भी आपका है ग्लाइसिन है या आइसोल्यूसिन है, लूसिन है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ करके है, मान लो चलो ग्लाइसिन ही है, सिंपलेस्ट रखते हैं। तो आपको पता है कि जब दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आसपास होते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है ना। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग एक्चुअल में ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पुरानी वीडियोस में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग क्या होती है कि एक्वस कंडीशन को दूर, एक्वस कंडीशन से बचने के लिए जब दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आसपास आ जाते हैं तो उनके बीच में बोलते हैं कि हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो रही है। तो जब दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आसपास हो जाते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसको आप बोल सकते हो कि हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, डाइसल्फाइड हो गया। और वांडर वॉल ये होता है, वांडर वॉल के बारे में मैंने आपको समझाया था रामाचंद्रन प्लॉट जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैंने जब आपको रोटेशन वगैरह समझाया था तो वहाँ पे समझाया था कि आपस में स्टेरिक क्लैशेस ना हो, ठीक है। तो जैसे कि दो एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में रहता है ना, स्टेरिक क्लैशेस ना हो, उसको स्टेरिक क्लैशेस को बचाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस रहता है वो होता है वांडर वॉल फोर्स बोल सकते हो या वांडर वॉल डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नज़दीक भी दो आइटम्स नहीं आते और उससे ज़्यादा दूर भी दो आइटम्स नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है वांडर वॉल फोर्स। तो इतने टाइप की आपकी बॉन्डिंग होती है आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, देखिए अब जैसे कि ये जो होता है, जो ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं ना उनके आपको तीन फॉर्म ही मिलेंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। मतलब ज़्यादातर प्रोटीन को आपको 3 फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसका आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा समझना है कि टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना उसमें क्या होता है कि
जो भी प्रोटीन की हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर अल्फा हेलिक्स है तो एक ही अल्फा हेलिक्स होगा, अगर बीटा शीट है तो एक ही बीटा शीट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक ही अल्फा हेलिक्स ने 3 डायमेंशनल फॉर्म ले लिया होगा, ठीक है, तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर है, वो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम किसी प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक अल्फा हेलिक्स से ज़्यादा, मतलब 2 अल्फा हेलिक्स या 2 बीटा शीट आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में आके जुड़ जाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब यूनिट्स। अगर आप ऐसे समझे तो एक इसको अगर आप बोलें तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ही सब यूनिट होती है, ऐसे आप समझिए, आपको सही समझ में आ जाएगा। ये आपकी एक ही सब यूनिट है जो आपस में ही मतलब अपने में ही फोल्ड हो गई है, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रोटीन में एक ही सब यूनिट होता है, ठीक है, और वही होता है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब यूनिट प्रेजेंट होती है, मतलब 2 सब यूनिट हो सकती है, 3 सब यूनिट हो सकती है, 4 सब यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो वैसे प्रोटीन्स का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको तो DNA पॉलीमरेज, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, DNA पॉलीमरेज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी होता है, ठीक है। फिर आपका होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन DNA पॉलीमरेज। तो ठीक है, तो अब जैसे प्राइमरी के बारे में बता दिया, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दे दी कि कैसा कैसा होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है। अब इनके बारे में हम जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पता है उसका मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी भी प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस पता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस बताता है। तो अगर आपको सीक्वेंस पता है पूरा प्रोटीन का आपके, तो आप वहाँ से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उस प्रोटीन का निकाल सकते हैं कि वो प्रोटीन किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस स्पीसीज़ को बिलोंग करता है ना। तो कैसे निकालते हैं कि अगर आपको प्रोटीन का सीक्वेंस पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो जब आप उस प्रोटीन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस NCBI पे जाके ब्लास्ट क्वारी सीक्वेंस में डालेंगे तो उस सीक्वेंस से मिलते जुलते जितने भी प्रोटीन होंगे वो सब आपको दिखा देगा, है ना। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोटीन जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, टू एस्टैब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसे, आपको मैंने ऑलरेडी रामचंद्रन प्लॉट जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि आपको अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता है तो आप उसका डायहाइड्रल एंगल का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है ना। आप उसका क्रिस्टलोग्राफी वगैरह करवा सकते हैं, फिर NMR करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसका रामचंद्रन प्लॉट स्टडी करके वहाँ से आपको उसके डायहाइड्रल एंगल्स का पता चल जाएगा, जिससे आप उसके फोल्डिंग का पता लगा सकते हैं। और अगर एक बार आपने उसके फोल्डिंग का पता कर लिया तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अल्फा हेलिक्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पोर्शन को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स, ओके। और हम अब बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से होती है अल्फा हेलिक्स में। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वजह है इसके इस कॉन्फॉर्मेशन की, अल्फा हेलिक्स कॉन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो आई फर्स्ट अमीनो एसिड को आई से डिनोट कर सकते हो। और तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, उसके बीच में और 5th अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। तो आप 5th अमीनो एसिड बोल सकते हो या I+4, मतलब I+4 मतलब I मतलब पहला अमीनो एसिड, उसमें 4 अमीनो एसिड और जोड़ दो, मतलब 5th अमीनो एसिड हो गया। तो फर्स्ट, इन शॉर्ट ईजिली याद रखने के लिए, फर्स्ट अमीनो एसिड और 5th अमीनो एसिड के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट अमीनो एसिड और 5th अमीनो एसिड के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और उसी की वजह से इसका जो कन्फर्मेशन होता है अल्फा हेलिकल हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आपको पता है कि अल्फा कार्बन में एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। स्टार्टिंग अमीनो ग्रुप से होती है ना। तो ये देखिए अल्फा कार्बन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड का जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आपकी अमीनो ग्रुप ऑफ 5th अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो ग्रुप ऑफ 5th अमीनो एसिड। यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट अमीनो एसिड, ये हो गया आपका सेकंड अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया आपका ये वाला 3rd अमीनो एसिड, ये हो गया आपका 4th अमीनो एसिड, और ये हो गया आपका 5th अमीनो एसिड। तो फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप और 5th अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक उसी तरीके से जब देखेंगे कि जो सेकंड अमीनो एसिड होता है उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसकी किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें आप 4 अमीनो एसिड और जोड़ दीजिए, तो 2 + 4 कितना हो गया 6।
तो फर्स्ट की 5th के साथ हो रही थी, तो सेकंड अमीनो एसिड की 6th के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब सेकंड अमीनो एसिड के जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसका 6th अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस टाइप से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा ध्यान देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ CSIR नहीं, CSIR में, DBT में, गेट में, ICMR में, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूछना बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, तो जो एक कंप्लीट टर्न होता है ना, मतलब एक कंप्लीट टर्न आप अगर ऐसे लेंगे, मतलब यहाँ से, जब यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इधर ही पहुँच गए, तो जो एक कंप्लीट टर्न होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका, ये डिस्टेंस जो होता है उसका 5.4 एंगस्ट्रॉम। इन सारे वैल्यूज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका डिस्टेंस होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम। और इस वन कंप्लीट टर्न में कितना अमीनो एसिड्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 3.6 अमीनो एसिड्स। ठीक है, डिस्टेंस हो गया टोटल 5.4 एंगस्ट्रॉम और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हो गए, 3.6 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और आपको पता ही है कि जब एक पूरा कंप्लीट टर्न होता है तो उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं और वो चीज़ें आपको याद भी रखनी है। ठीक है, आप उनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं और ये कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं कि आपके पास अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। आपने बुक्स में देखा होगा कि अल्फा हेलिक्स में जो डिस्टेंस होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में, है ना, डिस्टेंस होता है। तो वो कहाँ से आया, तो देखिए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो आपको एक कंप्लीट टर्न का है। ठीक है, और उस कंप्लीट टर्न में आपके कितना अमीनो एसिड्स है, 3.6। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस को अगर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ अमीनो एसिड से, तो एक अमीनो एसिड मतलब दो अमीनो एसिड के बीच में कितना डिफरेंट डिस्टेंस होगा वो निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आप इस वैल्यू को ज़रूर याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि अल्फा हेलिक्स में जो डिस्टेंस होता है दो अमीनो एसिड में कितना होता है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि एक पूरा टर्न कितने का होता है, 360 डिग्री का, है ना, और वहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 3.6। तो 3.6 अमीनो एसिड्स टोटल मिला के 360 डिग्री टर्न लेते हैं। तो एक अमीनो एसिड कितना एंगल, कितना डिग्री मूव करता है, तो वो भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो कैसे निकालेंगे कि टोटल एंगल कितना हो गया आपका यहाँ पे, 360 डिग्री। ठीक है, और कितना अमीनो एसिड्स आपके यहाँ पे, 3.6। तो जब आप इसको कट करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, ये आपका आएगा 100 डिग्री। मतलब एक अमीनो एसिड आपका 100 डिग्री रोटेट करता है, 100 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कितने टाइप के हेलिक्स होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हेलिक्स होता है आपका, वो होता है आपका 3 टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा होता है मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है और इनडायरेक्टली भी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो हेलिक्स होता है आपका, हेलिक्स जो आपका होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका जो आपने अभी पढ़ा, अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका पाई हेलिक्स, और तीसरा होता है आपका 3/10 हेलिक्स। अब ये कैसे हेलिक्स होते हैं और इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इनका क्या होता है कि एक तरीके से इनमें नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स वरी करते हैं। ठीक है, तो इसका एक मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ और उस टेबल से आपको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपका हो गया ये अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, और आपका चलो यहाँ 3/10 हेलिक्स। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा हेलिक्स और पाई हेलिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड पर टर्न, उसी के बेसिस पे आपको समझाऊंगा और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड पर टर्न और नंबर ऑफ़ एटम्स पर टर्न। ठीक है, तो जो 3/10 हेलिक्स होता है उसमें एक टर्न में, है ना, आपने अभी अल्फ़ा हेलिक्स का देखा कि अल्फ़ा हेलिक्स के एक टर्न में आपके कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, आपके होते हैं कितने, अल्फ़ा हेलिक्स की बात करें तो 3.6। ठीक है, लेकिन जो 3/10 हेलिक्स होता है उसमें आपके एक टर्न में अमीनो एसिड्स होते हैं 3। ठीक है, यही एक वजह है कि इसका नाम 3/10 हेलिक्स दिया गया है, 3 होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका पाई हेलिक्स होता है, इसमें आपके अमीनो एसिड्स होते हैं 4.4। समझ रहे हो, मतलब 3/10 हेलिक्स अगर बात करेंगे तो उसमें 3 अमीनो एसिड होंगे 1 टर्न में। ठीक है,
अल्फ़ा हेलिक्स के एक टर्न में आपके 3.6 अमीनो एसिड होंगे और पाई हेलिक्स के आपके एक टर्न में 4.4 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जब इसमें अमीनो एसिड्स भी कम है, इसमें थोड़े ज़्यादा और इसमें और भी ज़्यादा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं एक टर्न में वो होते हैं 10। ठीक है, उसके बाद इसमें होते हैं आपके 14 और इसमें होते हैं आपके 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से ये होता है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस आपको यही याद रखना है कि सबसे कम अमीनो एसिड्स होता है आपका 3/10 अल्फा हेलिक्स में, उससे ज़्यादा होता है 3.6 अल्फा हेलिक्स में, सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड पर टर्न प्रेजेंट होता है पाई हेलिक्स में। इसी के कंसेप्ट पे आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि जब एक टर्न में जितने कम अमीनो एसिड होंगे तो वो टर्न उतना ही छोटा बनेगा, है ना। और तो जैसे अगर इसको नेमिंग दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर फर्स्ट का हेलिक्स बन रहा है मतलब 3/10 का हेलिक्स बन रहा है तो उसके टर्न में एक टर्न में 3 अमीनो एसिड्स होंगे, मतलब काफ़ी कम अमीनो एसिड है, तो उसका टर्न भी उसी हिसाब से छोटा बनेगा, मतलब उसका जो पिच है, जो डायमीटर है वो कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, मैं आपको दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। तो अगर फर्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, तो इसका अल्फ़ा हेलिक्स अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं हम 3/10 की, तो ये इस टाइप से बनेगा, मतलब उसका जो डायमीटर है वो कम होगा। अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, सेकंड में क्या है आपका अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड पर टर्न बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स पर टर्न बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड की तरफ जो है हमारा पाई हेलिक्स। पाई हेलिक्स है ना, इसमें नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स पर टर्न कितने हैं 4.4, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो और भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। तो जो रेडियस है वो क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है ना। पाई हेलिक्स का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पाई हेलिक्स का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम रेडियस होता है अल्फ़ा हेलिक्स का और सबसे कम रेडियस होता है 3/10 का। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में। अब एक चीज़ और अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में रह गई है, वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स दे दिए जाएँ, ठीक है, कि एक अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर है और उसमें 10 अमीनो एसिड है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आप किस टाइप से उसका आंसर निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने का इन अल्फ़ा हेलिक्स। एक फार्मूला होता है और फार्मूला क्या होता है वो n-4। ठीक है, n-4। अब यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड। ठीक है, नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड। अब अगर मैंने बताया आपको कि एक आपको दिया गया एक अल्फ़ा हेलिक्स और उसमें बोला कि आपको कि उसमें नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स हैं कितने 20, मतलब एक अल्फ़ा हेलिकल दे दिया गया उसमें नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स है 20, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो सिंपल है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है n-4, मतलब 20 - 4 मतलब 16 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे, इससे आप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप उसको एज ए नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 महीने का टाइम है, आप एज ए रिवीजन बेस को ले सकते हैं। तो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली जो भी बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको साथ साथ अपने नोट्स के फॉर्म में भी बनाते जाइए। जो भी फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ सब आप उन सबको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब हम कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स कितने टाइप का होता है। तो अल्फ़ा हेलिक्स अभी हमने बात की थी टाइप ऑफ हेलिक्स की। ठीक है, तो हेलिक्स अगर हम हेलिक्स की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स, पाई हेलिक्स और 3/10 हेलिक्स। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पाई हेलिक्स। टाइप ऑफ पाई हेलिक्स, ठीक है, तो जो पाई हेलिक्स होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका राइट हैंडेड, ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स, सॉरी पाई हेलिक्स में मैं बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, और एक होता है आपका लेफ़्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो जो राइट हैंडेड होता है ना, राइट हैंडेड, तो ये जो इसका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है।
ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड का जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज याद रखेंगे, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं उसमें जो अमीनो एसिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एल अमीनो एसिड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एल अमीनो एसिड्स। और इसमें जो होता है वो आपका होता है डी अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये था सब कुछ अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में, ठीक है। अब आप अल्फ़ा हेलिक्स से क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर के, और देखिए कि सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। आई होप 80-90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और जो 10% क्वेश्चन बचते हैं वो जो आप अब जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो वो भी क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना सेकंड, देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने कवर कर लिया अभी तक। आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, पेप्टाइड बॉन्डिंग हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स हो गया। अब हम चल रहे हैं अल्फा हेलिक्स में भी आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो गया, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो गया, और 3 टाइप ऑफ अल्फा हेलिक्स हो गया, ठीक है। इन तीनों में ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आपका बीटा शीट की तरफ, ठीक है। तो बीटा शीट कैसा होता है? शीट होता है दो टाइप का, आपको बताया था मैंने, एक होता है पैरेलल बीटा शीट और एक होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। पैरेलल का मतलब 2 स्ट्रैंड्स एक ही डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल मतलब 2 स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पैरेलल बीटा शीट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब पैरेलल का मतलब अमीनो ग्रुप टू एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, पहला वाला स्टैंड, दूसरा स्टैंड भी एन टर्मिनस टू सी टर्मिनल, ठीक है। तो जो एंटी पैरेलल होता है वो उसका अपोजिट होता है, मतलब दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब एक स्टैंड होगा आपका एन टर्मिनल से सी टर्मिनल और दूसरा वाला होगा सी टर्मिनल से एन टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं बीटा शीट के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्टेबिलिटी पे पूछे जाते हैं, कौन सा स्टैंड, कौन सा बीटा शीट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अल्फा हेलिक्स के कंपैरिजन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो उसका आंसर है ये कि स्टेबल होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इन दोनों स्टैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का एंगल है वो 180 डिग्री से कम है। देख रहे हो आप, डायगोनल सा एंगल बन रहा है, तो ये 180 डिग्री से कम है। जब भी एक बात, और इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब वो 180 के क्लोज होता है, क्लोज टू 180, मतलब 180 के जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 180 है हाइड्रोजन बॉन्ड का एंगल, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जो पैरेलल बीटा शीट है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसका जो एंगल होता है वो 180 से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी पैरेलल बीटा शीट, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो काफ़ी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, 180 डिग्री एंगल पर बन रही है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे बन रही है। इसलिए ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन और आता है कि अल्फ़ा हेलिक्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट और पैरेलल बीटा शीट में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है, और आपका पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट। एंटी पैरेलल बीटा शीट में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो हमारा होता है, पहले अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको बताया कि एंटी पैरेलल बीटा शीट इज़ मोर स्टेबल देन द पैरेलल बीटा शीट, ओके। नाउ अल्फ़ा हेलिक्स और पैरेलल बीटा शीट में जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो पैरेलल बीटा शीट की सबसे ज़्यादा होती है। इन दोनों की बात करें तो पैरेलल बीटा शीट की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी होती है अल्फ़ा हेलिक्स की, उससे ज़्यादा होती है पैरेलल बीटा शीट की, और सबसे ज़्यादा होती है एंटी पैरेलल बीटा शीट की। तो आइए इसका रीज़न भी समझ लेते हैं। तो इन दोनों का रीज़न तो आपको समझ में आ गया कि जो एंगल ऑफ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो उसकी वजह से एंटी पैरेलल बीटा शीट ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इन दोनों में ऐसा क्या सीन है? तो इसमें एंगल तो 180 डिग्री बनता है, मैंने आपको दिखाया था, स्ट्रेट बन रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर दोनों की बात करें तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो पैरेलल बीटा शीट में ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है। अगर मान लो
10 अमीनो एसिड इसके पास भी हैं और 10 अमीनो एसिड इसके पास भी हैं, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें बनेंगे आपके पैरेलल बीटा शीट में। इसलिए पैरेलल बीटा शीट इज़ मोर स्टेबल देन द अल्फा हेलिक्स और सबसे ज़्यादा एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई होप अब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था अल्फा हेलिक्स में कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा शीट में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बीटा शीट में निकालने हो, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड इन बीटा शीट, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में जहाँ भी लिख रहे हो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, और वो फॉर्मूला होता है आपका I-1 इंटू n-1, ठीक है। I-1 इंटू n-1। अब यहाँ पे I और n क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो I होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन बीटा शीट, ठीक है। तो जो बीटा शीट होता है ना उसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 ही स्ट्रैंड्स हों, ठीक है। उसमें 2, 3, 4, 2 से ज़्यादा कितने भी स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे I दिया होगा, मतलब नंबर ऑफ़ बीटा स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स दिया होगा, और n आपको पता ही है, n होता है आपका नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स। तो 2 चीज़ अगर आपको पता है तो आप बीटा शीट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे आप आराम से बता सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि बीटा शीट में आपके 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड्स हैं और 2 स्ट्रैंड्स हैं और आपके 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड है वो आपका एक स्ट्रैंड में, नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड इन सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ये होता है। तो अब आपको पता है कि आपके 2 स्ट्रैंड है और 20 अमीनो एसिड है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो I क्या है आपका, नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स 2 हैं, तो कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल्स टू I क्या है आपका, नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स कितने हैं 2 - 1 इंटू नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स 20 - 1, तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 19, तो आपके 19 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये था सब कुछ बीटा शीट के बारे में। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं बीटा टर्न्स के बारे में, जिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जल्दी से बीटा टर्न्स के बारे में। तो बीटा टर्न के बारे में आपको बता दूं कि ये जनरली देखा जाता है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में, ठीक है। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे, टर्निंग में, मतलब 2 बीटा शीट्स को आपस में जोड़ने के लिए, 2 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीटा टर्न का यूज़ होता है। और इस बीटा टर्न में होते हैं मोस्टली, जनरली, यूजुअली 4 अमीनो एसिड, 1, 2, 3, 4। ज़्यादातर बीटा टर्न्स में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 4 अमीनो एसिड, ठीक है। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है आपका 4th के साथ, ठीक है। फर्स्ट और 4th अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ओके। अब आप बात कर लेते हैं कि जो बीटा टर्न्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के मोस्टली। कौन कौन से, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइड्रल एंगल्स बिटवीन अमीनो एसिड सेकंड एंड थर्ड और सेकंड के बीच में जो डाईहाइड्रल एंगल बनता है, ठीक है। डाईहाइड्रल एंगल के बारे में आपको अगर समझना है तो मैंने ऑलरेडी रामाचंद्रन प्लॉट को बहुत ही अच्छे से समझाया है, 4 पार्ट में पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है रामाचंद्रन प्लॉट की। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको जितने भी डाईहाइड्रल एंगल्स हैं, फाई, साई, ओमेगा, सब के बारे में अच्छे से बताया वहाँ पे, वो देखनी ही चाहिए आपको वीडियो, ठीक है। वहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे रामाचंद्रन के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, पेप्टाइड के बारे में, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में, तो वो जरूर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हम टाइप 1 और टाइप 2 बीटा टर्न को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइड्रल एंगल बिटवीन द अमीनो एसिड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और हम रामाचंद्रन प्लॉट की स्टडी करके भी टाइप 1 और टाइप 2 बीटा टर्न के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट में हम क्या देखते हैं, क्या स्टडी करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, डाईहाइड्रल एंगल्स। तो ये था बीटा टर्न्स के बारे में। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। अब हम चलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ऐसा होता है अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट, है ना, ऐसा होता है। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में, ठीक है। और इनके बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो आर ग्रुप क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, है ना, बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं,
तो जब ये आर ग्रुप बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे फोल्ड होने लगता है। ठीक है, तो फोल्ड किस टाइप से होता है, जैसे कि ये एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड हो गया, ये ऐसे फोल्ड हो गया, तो ये एक आपका बन गया टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे कई टाइप्स के बॉन्डिंग बनती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो आर ग्रुप है, ठीक है, तो आर ग्रुप में यहाँ पे आपका सिस्टीन होगा, अगर हम सिस्टीन की बात कर रहे हैं, सॉरी आर ग्रुप में सिस्टीन नहीं होगा, अगर यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा जो कि सिस्टीन होगा, ठीक है, तो उसके आर ग्रुप में यहाँ पे सल्फर होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर सिस्टीन होगा तो उसके आर ग्रुप में सल्फर होगा, तो इसके बीच में बन जाएगी आपकी डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। तो ये आपकी कौन सी बॉन्डिंग जाएगी, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया। दूसरा बॉन्ड आपको पता है कि एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो इसमें आपस में होती ही है, ठीक है, आपस में तो होती है, और इन दो मतलब स्ट्रैंड्स के बीच में भी होती है। जैसे कि मान यहाँ पर आपको पता है कि अमीनो ग्रुप तो होता है, अमीनो ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, तो आपको पता है कि क्या कहता है आयनिक बॉन्डिंग कैसे टेक प्लेस होती है। तो जहाँ पे भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो एक तो हो गया डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, दूसरी होती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही चल गया यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद अगर दो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप एक दूसरे के आसपास रहते हैं, जैसे यहाँ पे आर ग्रुप है, जैसे कि CH3 है, CH3, और यहाँ पे भी है आपका CH3, तो मैंने आपको बताया कि दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है। तो ये सारे बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये सारे बॉन्ड्स मिलके टर्सरी स्ट्रक्चर को कॉन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और इसी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका कैसा है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो अल्फा हेलिक्स है वो सिंगल सब यूनिट है, मतलब एक ही अल्फा हेलिक्स है जो फोल्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये क्या है, सिंगल सब यूनिट, सिंगल सब यूनिट, ठीक है, एक ही अल्फा हेलिक्स है जो कि फोल्ड हो गया आपस में। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के पास, लेकिन उस पे जाने से पहले हम 2 चीज़ों के बारे में और डिस्कशन करेंगे, एक होता है मोटिफ और एक होता है डोमेन। मोटिफ और डोमेन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कभी कभी ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटिफ और डोमेन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मोटिफ होता है और जो डोमेन होता है उनके फंक्शन के बेसिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अगर प्रोटीन में से मोटिफ को निकाल दिया जाए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि ये है आपका, चलिए सबसे पहले मोटिफ समझते हैं। मोटिफ, तो मोटिफ जो होता है ना वो नॉट फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से वो फंक्शनल नहीं होता इंडिपेंडेंटली अगर प्रोटीन से उसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो डोमेन जो होता है वो होता है फंक्शनल, अगर वो प्रोटीन से उसको हटा भी दिया जाए, क्लीव करके निकाल दिया जाए, तो वो फंक्शनल होता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंटली। अब ये मोटिफ और डोमेन होते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मोटिफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का होता है, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, समझ रहे हो, हेलिक्स हो गया, ये तो एक हेलिक्स ही हो गया, एक हेलिक्स ही हो गया, और ये बीच में क्या आ गया आपका, टर्न आ गया, है ना। तो ये आपका हेलिक्स, ठीक है, और ये आपका हेलिक्स, और ये आपका टर्न, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, ठीक है। एक तो इस टाइप के मोटिफ होते हैं, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, और दूसरा जो मोटिफ होता है वो होता है आपका बीटा हेलिक्स बीटा। वो कैसा होता है कि वो कुछ इस टाइप का होता है, एक हो गया आपका बीटा शीट, ठीक है, दूसरा हो गया आपका बीटा शीट, ठीक है, और इसके बीच में आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है हेलिक्स, ऐसा हेलिक्स। तो ये तो हो गया आपकी बीटा शीट, ठीक है, और ये भी हो गया आपकी बीटा शीट, और ये क्या हो गया आपका हेलिक्स। तो ये जो दूसरे टाइप का मोटिफ होता है आपका होता है बीटा हेलिक्स और बीटा, ठीक है। तो ये मोटिफ्स का मतलब क्या, मतलब मोटिफ क्या होते हैं, मोटिफ्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, ये अल्फा हेलिक्स क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है, टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बीटा शीट क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। तो जो मोटिफ होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ना, जितने भी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन जो कि डीएनए पे जाके बाइंड करते हैं और रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। तो वो प्रोटीन डीएनए पे बाइंड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोटिफ, मतलब उन प्रोटीन में एक मोटिफ होता है जिसके पास डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और उसी की वजह से वो डीएनए पे जाके बाइंड करते हैं। तो बेसिकली मोटिफ का फंक्शन क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए पे बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो 2 टाइप के मोटिफ आपको आज पता चले, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स और बीटा हेलिक्स बीटा, ठीक है। अब अगर जैसे कि मान लो कोई भी प्रोटीन है, ठीक है, मान लो कि आपका
आपका मान लो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है ऐसा, ठीक है, ये पूरा प्रोटीन है, ओके। और ये आपका मोटिफ है, यहाँ से ये पूरा आपका मोटिफ है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है। अगर आपने इस प्रोटीन से इस मोटिफ को यहाँ से क्लीव कर दिया, ठीक है, क्लीव करके आपने अलग कर दिया यहाँ पे हेलिक्स टर्न हेलिक्स, तो क्या ये फंक्शनल होगा इंडिपेंडेंटली? तो ये फंक्शनल नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे कि मोटिफ को अगर प्रोटीन से क्लीव करके प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए तो वो फंक्शनल नहीं होता। मोटिव्स आर नॉट फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया क्या कि मोटिफ हेल्प करते हैं प्रोटीन को जाकर डीएनए पे बाइंड होने के लिए। तो ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं उनमें जो मोटिफ होता है वो हेल्प करता है डीएनए पे बाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डोमेन्स की तरफ। तो मोटिव्स तो आपको समझ में आ गया, आप चलते हैं डोमेन की तरफ, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है वो होता है फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अगर फंक्शनली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन होता है वो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कई डोमेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एन टर्मिनल डोमेन, सी टर्मिनल डोमेन, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो मान लो कि जैसे एक ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन है ऐसा प्रोटीन है, ठीक है। अभी हम इसका 3D स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, मान लो इसके अंदर अल्फा हेलिक्स ऐसा करके होगा कुछ, ठीक है, ऐसा करके होगा, फिर बीटा शीट होगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा अल्फा हेलिक्स होगा। तो बट आप ऐसा समझ के चलो कि एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है और एक डोमेन ये है, मतलब एक ये ऐसा एक प्रोटीन है जिसके पास 3 डोमेन है, ठीक है। और मान लो कि चलो ये है आपका रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। उसके बाद ये है आपका लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। और जो तीसरा है वो है आपका ये है आपका मान लो कि काइनेज डोमेन, मान लो कि ये फॉस्फोराइलेट करने के लिए हेल्प करता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो इस प्रोटीन के पास 3 डोमेन है, ठीक है। तो अगर आप इसके 3D स्ट्रक्चर देखो तो मान लो ऐसा, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर है, एक डोमेन ये हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा डोमेन ये हो गया, ठीक है, और तीसरा डोमेन हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा डोमेन, ठीक है, और ये हो गया आपका पहला डोमेन, और ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है। तो अब अगर आपने इन तीनों डोमेन को अलग अलग कर दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज कर दिया और यहाँ पे प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज कर दिया और तीनों को आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है, तीनों को आपने अलग अलग कर दिया। एक डोमेन ये निकल गया इधर, राइट, दूसरा डोमेन निकल गया आपका इधर, और तीसरा डोमेन निकल गया आपका इधर। 3 डोमेन आपके निकल गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड 3। तो ये तीनों डोमेन एक दूसरे से अलग होकर भी, प्रोटीन से अलग होकर भी फंक्शनल हो सकते हैं, फंक्शनल होंगे ही। तो डोमेन जो होते हैं वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। अगर आप, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि पूरे प्रोटीन को स्टडी नहीं करना चाहते, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर डोमेन को ही क्लोन करके अलग निकाल लेते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन्स आर स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट, फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये था डोमेन और मोटिव्स के बारे में, ठीक है। तो आपको मोटिव और डोमेन के बारे में समझ में आ गया। अब बस हमारा आज का लास्ट टॉपिक बच रहा है जो कि है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट आइडिया बता चुका हूँ कि क्या होता है कि ये तो सिंगल सब यूनिट है, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर की जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया कि एक ही अल्फा हेलिक्स क्या होता है, वो फोल्ड हो जाता है आपस में, है ना, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ आर ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स, या बीटा शीट्स फोल्ड हो जाता है अपने आपस में, लेकिन वो एक ही सब यूनिट होता है, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में एक ही सब यूनिट इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन जब कोई प्रोटीन ऐसा होता है जिसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का मतलब वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब या तो 2 अल्फा हेलिक्स, ठीक है, या 2 बीटा शीट, या एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 सब यूनिट होने ही चाहिए अगर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 2 से ज़्यादा कितने भी सब यूनिट हो, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अगर समझ लेते हैं कि एक अल्फा हेलिक्स आपका हो गया ये, ठीक है, ये तो एक सब यूनिट तो आपकी हो गई है सब यूनिट 1, ठीक है, और दूसरी सब यूनिट हो गई आपकी ऐसी, ठीक है, ये हो गई आपकी सब यूनिट 2, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा,
ऐसा। तो देख रहे हो 2 सब यूनिट जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वो होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल कई सारे हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 सब यूनिट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या एंजाइम, कोई भी एंजाइम जो जिसमें 2 या 2 से सब यूनिट ज़्यादा होते हैं वो आपका होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, और यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है सीरीज़ में, बैक टू बैक। बायोकेमिस्ट्री को हम बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, लाइक अभी हमने प्रोटीन शुरू किया है, ठीक है। अमीनो एसिड्स में मैं इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि मैं अमीनो एसिड्स पे ऑलरेडी 10-12 वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। रामाचंद्रन भी प्लॉट भी इसमें डिस्कस करना था, बट उसको इसलिए मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं रामाचंद्रन पे पूरी सीरीज़ बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको रामाचंद्रन प्लॉट पे बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये प्रोटीन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, बस अब इसके ऊपर एक वीडियो और बनेगी प्रोटीन के ऊपर, ये प्रोटीन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप अपना क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे एंजाइम पे। एंजाइम में हम मेनली फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स और कॉम्पिटिशन, मतलब इनहिबिशन, ये तीनों को टारगेट करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे लिपिड्स पे, ठीक है, लिपिड्स में से कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से करेंगे। फिर चलेंगे मेटाबॉलिज्म पे। तो ये 3-4 चीज़ें जो जहाँ से बहुत मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। जैसे ही बायोकेमिस्ट्री खत्म होगी हम स्टार्ट दूसरे सब्जेक्ट कर देंगे, जैसे कि मोल बायो हो गया, ठीक है, प्लांट फिजियो हो गया, इकोलॉजी इवोल्यूशन हो गया। तो मतलब पूरा जो ये आइडिया है वो ये है कि नवंबर में जो सीएसआर का एग्जाम है उससे पहले जो मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करना है हमको, ठीक है। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे इस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है। और अगर आपके कोई और भी फ्रेंड्स हैं जो सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन पे भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।